इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी का वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी न्यूज़ नेशन पर। पहला सवाल तो यही है, जो हाल फिलहाल में बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ी है वो चिंताजनक है और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर बार बार हमला, कल बीती रात भी हमला हुआ। देखिए, कल सिर्फ दिलीप दा के ऊपर हमला नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के पे हुआ। सिवनी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चलाई गई टीएमसी के लोगों के द्वारा, जिसमें 2 लोग घायल हुए, एक काफ़ी सीरियस है। दिनाजपुर में हमारे एक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को मर्डर कर दिया। तो कल दिलीप दा के ऊपर भी हमला हुआ और अभी टीएमसी के गुंडे हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं। अभी पिछले 15 दिन के अंदर 3 पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन पोलिंग बूथ तक पहली बार हम ले गए हैं। तो ये एक आतंक के माध्यम से छोटे कार्यकर्ताओं को पीट कर उनकी हत्या करके, जिससे कि लोग पोलिंग बूथ से काम नहीं कर सकें, ये कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में इस प्रकार हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और बंगाल की जनता इसको समझ भी रही है। और इसीलिए दीदी की दादागिरी चल रही है, दीदी के लोगों की गुंडागिरी चल रही है, पर जनता सब समझ रही है और जनसैलाब हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। इसकी घबराहट भी है, इससे ममता जी विचलित हो गई है। कैलाश जी, बंगाल में जब भी चुनावों की बातचीत होती है, चुनावी संदिग्ध है पुलिस की भूमिका जी। चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो हिंसा का एक लंबा दौर रहा है। खुद कभी ममता बनर्जी इसके विरोध में थी, लेकिन आज एक बार फिर से वही दौर शुरू हो गया। इसकी वजह आप क्या मानते हैं और क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में बुलेट का जवाब वहां की जनता बैलेट से देगी? 100% बुलेट का जवाब बैलेट से ही देगी, क्योंकि जनता भी अब घबरा गई है। पहले सीपीएम की उन्होंने राजनीति देखी, उस समय हिंसा देखी, और सीपीएम को हटाकर ममता जी को इसलिए लाए थे कि शायद एक स्वच्छ प्रशासन मिलेगा, साफ राजनीति मिलेगी। पर दुर्भाग्य से सीपीएम से भी ज़्यादा खराब स्थिति ममता जी की सरकार ने इस राज्य की कर दी है। तो अब लोगों को घुटन होने लग गई है कि किस प्रकार इस प्रदेश में हिंसा समाप्त हो, कब इस प्रदेश का विकास होगा। इस प्रदेश की अपनी एक गरिमा रही है, सांस्कृतिक गरिमा, धार्मिक गरिमा, राजनीतिक गरिमा, साहित्यिक गरिमा, महापुरुषों का प्रदेश है ये। पर जिस तरीके से यहाँ पर बम और गोली का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है, तो एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो हिंसा की राजनीति ये बंगाल में पहले से थी। जो ताकतवर पार्टी अपोजिशन में होती है, सत्ताधारी दल उसके ऊपर हमला करता है। मैं पिछले 6 साल से यहाँ पर बंगाल में हूँ। पहले हम लोग बहुत कमज़ोर थे तो हम पे हमला नहीं होता था, उस समय हमला होता था सीपीएम पे, फिर कांग्रेस पे हमला हुआ। पर जब से हम ताकतवर हुए बंगाल के अंदर, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होने लग गई। लगभग हमारे 2 साल के अंदर 130 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है अभी। और रोज़ ऐसा एक दिन नहीं जाता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला नहीं होता होगा। तो ये एक तरीके से भय आतंक फैलाकर हमारे जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकने का प्रयास। लेकिन कैलाश जी, ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग कुछ और क्लेम करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि जहां पर हिंसा होती है वहां बीजेपी के लोग पहुंच जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता पर हमला हो गया, उन लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ हिंसा हो गई। देखिए, ये तो सब जानते हैं। अब दिलीप दा के ऊपर हमला हुआ, अब दिलीप दा के यहाँ पर हमला हुआ किसने किया? और सबसे आश्चर्य की बात है कि दिलीप दा की गाड़ी के पीछे एसपी की गाड़ी भी आ रही थी। पर गुंडों का आप हौसला देखिए कि न पुलिस के सामने वो हमला कर रहे हैं। तो पुलिस और गुंडों का जो नेक्सस बंगाल के अंदर काम कर रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। पुलिस का राजनीतिकरण तो हमने देखा है, पर पुलिस का अपराधीकरण हो जाए तो प्रदेश में बहुत मुश्किल आ जाती है। और मैं समझता हूँ आज के समय में इस देश में बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ सिर्फ डंडे का राज है, गोली का राज है, बम का राज है। ममता बनर्जी ये कहती हैं बार बार चुनावी रैलियों में लोगों के सामने कि बाहरी लोग हैं, जो लोग राज्य में आकर हिंसा फैला रहे हैं, वो तो राज्य को संभालने में लगी हैं। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, ममता जी तो प्रधानमंत्री जी को बाहर का कहती है, गृह मंत्री जी को बाहर का कहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, मैं यहाँ प्रभारी हूँ, मैं बाहर का हूँ। घुसपैठिए उनके हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए आएंगे, वो उनको गले लगाएंगी, उनका राशन कार्ड बनवाएगी, उनको प्रधानमंत्री जो निःशुल्क अनाज दे रहे हैं वो अनाज देगी। रोहिंग्या मुसलमान
जिनको कि सारी दुनिया उनके आतंक से परिचित है, वो पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं, उनको रहने के लिए जगह मिल सकती है, उनका राशन कार्ड बन सकता है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखा सकती है ममता जी। मतलब रोहिंग्या मुसलमान बाहर के नहीं है, बांग्लादेश के घुसपैठिए बाहर के नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री बाहर के हैं, इस देश के गृह मंत्री बाहर के हैं। अब ये तो बंगाल की जनता जवाब देगी ममता जी के इस आरोप का। अब हम ये कहें कि हम जवाब दें, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक सब दूर है, और सब दूर हम लोग जाते हैं काम करने के लिए। हम बिहार जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, तो अब हम बाहर के हो गए। तो अब अगर इस प्रकार, अब चूँकि उनकी पार्टी लोकल पार्टी है, अब लोकल पार्टी है, बाहर उनका कुछ है नहीं, तो वो समझते हैं कि बस उनकी दुनिया बंगाल ही है। हम भारत के नागरिक हैं। आपने घुसपैठियों का जिक्र कर दिया कैलाश जी, और आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, लंबे समय से आप बंगाल में काम भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा होंगे इस बार के चुनाव में? निश्चित रूप से होंगे। देखिए, यदि हम बाहर के होते और बंगाल की जनता ये कहती बाहर के हम, तो हमारी सभा में इतने सारे लोग आते क्या? आप देखिए, पिछले कल भी मैं गया था, बड़ी सभा हुई हमारी, परसों में गया था, बड़ी सभा हुई, और सब स्थानीय लोग आ रहे हैं, बिना साधन के आ रहे हैं। हम लोग यहाँ विपक्ष में, ऐसा नहीं कि सरकारी महकमा भीड़ ला रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए कि उनको विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक सोनार बांग्ला का जो सपना बंगाल की जनता ने देखा है, वो पूरा अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। क्योंकि सारे देश में विकास हो रहा है, बंगाल विकास से वंचित है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान नौकरी चाहते हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा चाहती है, लोग इस प्रदेश को बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं। और 10 साल उन्होंने ममता जी को देख लिया, प्रदेश और ही पिछड़ा है। अब यदि कोई विकास कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हैं। देखिए, बाहरी और घुसपैठियों की चर्चा हो रही है, तो ममता बनर्जी एक बात और रैलियों में कहती हैं कि हर जगह देश में गुजरात के लोगों का शासन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बंगाल में भी गुजरात के लोग आ जाएं, रूल कर दें। कह रही हैं कि बंगाल को बीजेपी से बचाने की जरूरत है। अरे, इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, इस देश के गृह मंत्री गुजरात के हैं। अब क्या ममता जी ऐसे रोक सकती है क्या डेमोक्रेसी के अंदर? और गुजरात क्या है? कोई गुजरात बांग्लादेश का हिस्सा है कि पाकिस्तान का हिस्सा है? हमारे देश का हिस्सा है। इस प्रकार की हास्यास्पद बात कहना और इस देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, आप देखिए दोनों में कितनी कंट्रोवर्सी है। ममता जी कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, वो प्रधानमंत्री बन सकने का सपना देख सकती, पर गुजरात का व्यक्ति कोई देश के अंदर काम नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। अच्छा, आपने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का कितना असर रहा, वो चुनावी नतीजों में दिखाई दिया। आपको लगता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां इसी तरीके से बंगाल में होंगी, उनका असर दिखेगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब बिहार चुनाव में जीत का जश्न हो रहा था, उस दौरान पीएम मोदी ने यह कह दिया था कि राजनीतिक हिंसा वो चिंताजनक है। जाहिर सी बात है, बंगाल का वो जिक्र कर रहे थे। बंगाल में मोदी जी का ज़बरदस्त क्रेज़ है, और यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के काम का विस्तार हुआ, उसमें मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अमित शाह जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए निश्चित रूप से मोदी जी की उपस्थिति यहाँ पर हमें सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, और हम मोदी जी की सभा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कराएंगे। टीएमसी ने पिछली बार 211 सीटें जीती थी, आप लोग कह रहे हैं 200 प्लस इस बार जाएंगे। कितनी सीटें, और क्या ये पूरा रोल रिवर्स पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। हमने लोकसभा में कहा था, जब भी हमसे लोग प्रश्न करते थे कि आप तो डबल फिगर में नहीं आ सकते, आपकी 2 सीटें 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, हम 18 सीट लाए, और अब भी हम कह रहे हैं कि हम 200 प्लस जीतेंगे, क्योंकि अब हमारे संगठन का विस्तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, और ममता जी के खिलाफ गुस्सा है। तो हमारे साथ नेगेटिव वोट भी है, पॉजिटिव वोट भी है जी। लेकिन जो अगर सीटों के समीकरण की बातचीत चलती है, तो टीएमसी ने पिछली बार जो सीटें जीती थी उनमें से करीब मुझे लगता है 95 या 98 सीटें ऐसी होंगी, आप शायद ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक बने थे। तो एक पोलराइजेशन की बातचीत हो रही है, तो आप लोग कैसे ये रोल रिवर्स करेंगे? क्या काउंटर पोलराइजेशन होगा? देखिए, बंगाल के अंदर बहुत बड़ा मुस्लिम समाज भी ममता जी के इस हिंसा की राजनीति के खिलाफ है। कल ही हम तमलुक के अंदर हमने टीएमसी के बड़े नेता शिराज भाई की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, उनके साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो हिंसा की राजनीति कोई भी पसंद नहीं करता,
हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू भी पसंद नहीं करता, मुसलमान भी पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता। आपसे भी मैं कहूँगा कि आपको हिंसा की राजनीति पसंद है, तो आप भी कहेंगे नहीं नहीं हिंसा की राजनीति पसंद नहीं है। तो हिंसा की राजनीति कोई पसंद नहीं करता, सब शांति चाहते हैं, सब डेवलपमेंट चाहते हैं। तो नहीं, ये बात मैंने इसलिए कह दी थी कैलाश जी, क्योंकि टीएमसी और दूसरे दल आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोग पोलराइजेशन के भरोसे इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम विकास के भरोसे जीतना चाहते हैं। मोदी जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र के बल पर हम जीतना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास अगर मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इसीलिए आ रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास होगा और हमारा भी विकास होगा। जी, 2-3 सवाल और है मेरे पास। टीएमसी के कुछ नेता हाल फिलहाल में आपकी पार्टी में आए हैं, एक सिलसिला सा शुरू हो गया, तो क्या इंपोर्टेड नेताओं के भरोसे बीजेपी एक बड़ा गेम बंगाल में खेलना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी आए, हमारे साथ सीपीएम के लोग भी आए। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर चौथे नंबर की पार्टी थी और हमारा वोट शेयर भी बहुत कम था, पर हमें विस्तार करने के लिए हमारे पास सभी दल के लोग आए। आज टीएमसी में भी सीनियर लीडर्स टीएमसी से बहुत दम घुट रहा उनकी ममता जी के अहंकार से, उनके भतीजे की तानाशाही से। टीएमसी के सीनियर लीडर उनसे बहुत परेशान हैं जी। कई लोग उसमें से सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। एक और परिवर्तन हो रहा है कैलाश जी, मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया, चूंकि तमाम नेताओं की चर्चा हुई, तो एक और परिवर्तन हुआ कि ओवैसी साहब पहुंचे बंगाल में, ताल ठोक रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। आरोप ये लगाया जाता रहा है कि वो बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम करते हैं, वोट काटते हैं, पोलराइजेशन ज़्यादा तेज होता है, जिसका फायदा अंततोगत्वा बीजेपी को मिलता है। देखिए, यहाँ पर हम 51% की राजनीति कर रहे हैं, हमारे पास 51% वोट होंगे और हम 2/3 बहुमत से जीतने, हम अकेले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर बनेंगे। हम अपने बल पर यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, हम किसी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर। और इसलिए किसी के लड़ने नहीं लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम 51% की राजनीति करें, 50% वोट शेयर हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। बंगाल में बीजेपी को जीत मिले, सरकार बने, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चुनाव आयोग इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था करे कि लोगों का भय खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए, लोग निर्भीकता से मतदान कर सके। यदि निर्भीकता से मतदान करेंगे तो हम 3/4 बहुमत से यहाँ पर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, आमतौर पर देखिए हाल फिलहाल में कई सारे चुनाव ऐसे हुए हैं, अधिकतर चुनाव ऐसे होते रहे कि एक चेहरे को आगे कर दिया जाता है, उसके बाद हम जाते हैं। बिहार में देखिए नीतीश कुमार का एनडीए के नेता के तौर पर चेहरा आगे कर दिया गया था। बंगाल में ऐसा होगा क्या, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? एक जवाब, कोई चेहरा है सीएम के लिए आपके पास? देखिए, बंगाल में हमारी कभी सरकार रही नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़े तो कोई चेहरा नहीं था, हरियाणा में हम चुनाव लड़े तो कोई चेहरा नहीं था। जहाँ पर हमारी सरकार नहीं रहती वहाँ पर कोई चेहरा होता नहीं, और इसलिए यहाँ पर भी हमारी कभी सरकार नहीं रही, इसलिए हमें यहाँ पर चेहरे की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और हमारी जो हाईकमान है जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। पर इस प्रदेश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और क्योंकि बड़ा प्रदेश है ये और हम पहली बार सरकार बनाएंगे, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी समय समय पर मार्गदर्शन देगा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये माने कि अगर आप लोगों को मैंडेट मिल जाता है, या फिर इस चुनाव के बाद कम से कम उस सोनार बांग्ला में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं होगी, चुनावी हिंसा नहीं होगी, जैसा हाल फिलहाल में देखने को मिला है? निश्चित रूप से हम कभी भी बदले की भावना से राजनीति नहीं करते। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई, कभी ऐसे बदले की भावना से वहाँ पर राजनीति नहीं की। हरियाणा में हमने सरकार बनाई, कभी बदले की भावना से हमने कार्रवाई नहीं की। हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, और हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश का एजेंडा विकास का हो गया है। बिहार में हमेशा जाति के आधार पर चुनाव होते थे, पर पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा जाति के आधार पर वोट डले, पर कुछ बड़ा परसेंटेज एक विकास के आधार पर भी वोट गिरा है। तो आपको ये लगता है कि चुनावी प्रक्रिया वो ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरी हो पाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी सीएम है, पुलिस को आप कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। हम चुनाव आयोग से हम प्रार्थना करेंगे कि यदि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो स्थानीय पुलिस को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखें, और सेंट्रल फोर्स के द्वारा ही पूरे चुनाव संपन्न हो। यदि सेंट्रल फोर्स के द्वारा चुनाव संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होंगे, और भय और आतंक खत्म करना पड़ेगा। जो लिस्टेड गुंडे हैं वो समाज में नहीं रहेंगे, वे जेल की सीखचों में रहेंगे, तो चुनाव निष्पक्ष होंगे।
बस आखिरी सवाल, 2020 में बिहार, 2021 में बंगाल, आप लोगों का नारा था आधा सच हो गया, आधा अगले साल सच हो जाएगा, भरोसा है आपको? 100%। आप लोग भी दुआ कीजिए। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले चुनाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर जिस तरीके से हमला हुआ उस पर चिंता जताते हुए और इस बात का उन्होंने भरोसा जताया है, उम्मीद जताई है कि इस बार पूर्ण 2/3 बहुमत के साथ वो बंगाल में सरकार बनाएंगे, 200 से ज्यादा सीटें उनकी आएंगी बंगाल के अंदर।